दोस्तों नमस्कार। राजनीति तो बदली है। इस देश की पारंपरिक राजनीति अब कोई मायने रखती नहीं है। इस देश में मुद्दों का उठना या मुद्दों का बनना या फिर वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत भी शायद चुनावी जोड़तोड़ में अब मायने रखती नहीं है। सत्ता जैसे चाहे वैसे खेल खेल सकती है, लेकिन सत्ता के भीतर भी कई उलझनें होती हैं और उसके अंतर्विरोध उसे खुद ही उलझाते चले जाते हैं। इसीलिए आज की तारीख में कोई यह कहे कि विपक्ष अपनी राजनीति से सत्ता को डिगा सकता है तो शायद यह बालपन होगा। और अगर कोई यह कहे कि सत्ता विपक्ष पे यह आरोप लगा रही है कि इस देश के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण वह करना चाहती है तो शायद यह भी बालपन ही होगा। क्योंकि राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द जब चुनाव भी सिमट जाए, ठहर जाए, तो फिर मुद्दे मायने रखते नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देश के भीतर हिंदू मुस्लिम शब्द कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण के आश्रय राजनीतिक दलों को या तो परेशान करता है या राजनीतिक दलों को मौका देता है। अब आप अपनी बात कह लीजिए। लेकिन शायद 2025 में यह सवाल भी अब छोटा पड़ गया है, क्योंकि पहली बार नागपुर, और नागपुर में भी जहां पे संघ का हेडक्वार्टर है, वह दरअसल उस जद में आकर खड़ा हो गया जिसकी कल्पना इससे पहले कभी किसी ने, कम से कम नागपुर में रहने वाले लोगों ने तो कभी नहीं की होगी। नागपुर में महाल का इलाका है, चिटनेस पार्क है, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ स्वयंसेवकों के परिवार खूब रहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिन इलाकों में कल रात कर्फ्यू लगाया गया, जिस दायरे में धारा 144 लगाई गई, जिस जगह पर शोर था, हंगामा था, आगजनी थी, सब कुछ था, वो इलाका दरअसल संघ के हेडक्वार्टर के पहचान के तौर पर है। लेकिन नागपुर का मतलब सिर्फ संघ नहीं है, यह समझना चाहिए। और नागपुर में शायद इसीलिए बीजेपी कभी अपने बूते चुनाव जीत नहीं पाई। अगर आप 2014 जो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होता है और नागपुर के दौर में एक वक्त विधानसभा में राजनीति करने वाले नितिन गडकरी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं 2014, 2019, 2024। नितिन गडकरी तीनों बार लोकसभा का चुनाव नागपुर से जीत गए। लेकिन यह तो इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव है, जिसने राष्ट्रीय तौर पर उन्हें ही केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। और बीजेपी पूरी की पूरी पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे स्वयंसेवकों की कतार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के छाए तले खत्म सा होता दिखाई देने लग गया। यानी नागपुर की राजनीति को गडकरी चलाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नागपुर को कभी भी आरएसएस चला नहीं पाई। नागपुर की राजनीतिक जमीन पर बीजेपी को अपने बूते जीत कभी नहीं मिली। वो चाहे 92 का दौर याद कर लीजिए, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस था, या उससे पहले जो इस देश में अयोध्या आंदोलन की शुरुआत बीजेपी ने की थी। इन तमाम परिस्थिति में आजादी के बाद से 2014 तक सिर्फ एक बार बीजेपी का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतता है। वह शख्स भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होता है, तब जीत पाते हैं, और वो नाम बनवारी लाल पुरोहित का था। लेकिन आज इन पन्नों को क्यों खोला जाए या क्यों खोलने की जरूरत है? शायद आज संघ के परिप्रेक्ष्य में, बीजेपी के अपने अंतर्विरोध और भीतर बचे घमासान के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय तौर पर विपक्ष गायब है, लेकिन संकट बीजेपी और संघ के भीतर है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी नागपुर का रास्ता सर संघ चालक से मुलाकात के लिए संघ के हेडक्वार्टर जाने का सोचा नहीं। लेकिन पहली बार वह 30 तारीख को नागपुर जाएंगे और संघ के हेडक्वार्टर भी जाएंगे। दिल्ली में आपने जगमग बिल्डिंग देखी होगी, संघ के नए हेडक्वार्टर की बिल्डिंग। नागपुर में ऐसी बिल्डिंग नहीं है। वो अभी भी कई जगहों पर खंडर तो नहीं कहेंगे, लेकिन पुरानी इमारतों में सिमटी हुई है।
अब उसके भी विस्तार की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है वहां जाएं और उसके बाद ये चीजें शुरू भी हो जाए, लेकिन 10 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को जब पहुंचेंगे नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर में, वह दौर वर्ष प्रतिपदा का होगा। वर्ष प्रतिपदा की पहचान डॉक्टर हेडगेवार की जयंती के साथ जुड़ी है। नव वर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा पर्व और 1 अप्रैल माना जाता है अंग्रेजी की तारीख के मुताबिक, लेकिन वर्ष प्रतिपदा का मतलब संघ के सामने तमाम स्वयंसेवक जमा होते हैं, वह किसी भी क्षेत्र में किसी भी पद पर रहे हों, और प्रधानमंत्री उस दौर में जाएंगे और उस दौर में स्वयंसेवकों की मौजूदगी डॉक्टर हेडगेवार के सामने नतमस्तक होकर संघ की विचारधारा और संघ से उम्मीद के आसरे भविष्य के भारत की जो भी परिकल्पना संघ ने की डॉक्टर हेडगेवार के दौर में, वह वहां पर नतमस्तक होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी नतमस्तक होंगे। डॉक्टर हेडगेवार जिस घर में रहते थे, संयोग से उस घर के दायरे में आने वाला मोहल्ला भी कल रात कर्फ्यू में ग्रस्त था, वहां भी कर्फ्यू लगा हुआ था। और जब इस परिप्रेक्ष्य में आप नागपुर को लेकर समझना चाहें तो एक क्षण के लिए एक पन्ना अतीत का और खोल लीजिए। यह पन्ना 1992 6 दिसंबर का है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तकरीबन संघ के हेडक्वार्टर से 4.5-5 किलोमीटर की दूरी पर एक मोहल्ला मोमिनपुरा है। वहां पर सबसे बड़ी तादाद मुस्लिमों की ही है। मुस्लिमों ने उस वक्त जो 6 दिसंबर को हुआ 1992 में, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक विरोध में प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी गली से निकलकर सड़क पे आके आगे से फिर मुड़ जाएंगे और अपनी गली में वापस आ जाएंगे। बिल्कुल एक लंबी गली की तर्ज पर यह मोमिनपुरा का इलाका है। लेकिन 1992 6 दिसंबर को इजाजत मांगी गई, इजाजत मिल भी गई, लेकिन अंतिम वक्त में सड़क पर आने से रोक दिया गया। उस समय नागपुर के कमिश्नर पुलिस इनामदार हुआ करते थे। गोलियां चल गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए और पूरे नागपुर में कहीं कुछ नहीं था, लेकिन उस जगह पर मौतें हुई थी। इसके अलावा नागपुर में दंगों की परिस्थिति जब जब जिस रूप में भी याद करेंगे तो हो सकता है कुछ जगहों पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति से खिलवाड़ हुआ, वो इंदौरा का क्षेत्र हो, तो लोगों के भीतर आक्रोश उभर आया। क्योंकि नागपुर की पहचान अगर संघ के हेडक्वार्टर से है तो नागपुर की पहचान बाबा साहब अंबेडकर के धम्म परिवर्तन से भी है, जो उन्होंने 1956 में दशहरा के दिन ही किया। और इसीलिए दशहरा के दिन आज भी नागपुर में 2 बड़े समारोह जरूर होते हैं। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर के लिए बड़ी तादाद में 1 करोड़ तक बौद्ध वहां पर जमा होते हैं और दूसरी तरफ सरसंघ चालक वहां पर दशहरा के दिन शक्ति पूजा करते हैं। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य को बताने की जरूरत सिर्फ इतनी भर है कि दरअसल माहौल में इससे पहले कभी इस तरीके के हालात कभी नहीं हुए। लेकिन जो कल हुआ वह संकेत किस बात का है? वह संकेत 3 बातों का है। पहली बात, महाराष्ट्र की राजनीति में दिल्ली नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। संघ चाहता था कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अध्यक्ष बने। खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा अध्यक्ष बाद में बन जाएंगे, लेकिन अभी हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि हमने उस दौर में बड़ी जहालत सही जब राजनीतिक प्रयोग दिल्ली के इशारे पर हो रहे थे और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया और मेरे नीचे से सीएम की कुर्सी खींचकर मुझे डिप्टी सीएम यह कहकर बना दिया गया। राजनीति में यह सब करना पड़ता है, तो मैं तो सीएम बनूंगा। देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। यह पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति, इस दौर में देवेंद्र फडणवीस जिस कट्टर मिजाज के साथ राजनीति कर रहे हैं, और जब अलग अलग मौकों पर उनके भाषणों को सुनिए तो इससे पहले के टर्म में ऐसी भाषा और ऐसे उग्र तेवर देवेंद्र फडणवीस ने नहीं दिखाए थे जो पहले टर्म में वह मुख्यमंत्री थे।
लेकिन दूसरे टर्म की परिस्थिति कुछ और है। और यह किस रूप में है, आप याद कर सकते हैं उनके भाषण को सुनते वक्त कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इसी तर्ज पर भाषण देते हैं, जहां पर हिंदुत्व का सवाल हो, जहां पर हिंदू मुस्लिम का सवाल हो, जहां पे सनातनी भाव हो, जहां पे हिंदुत्व की संस्कृति का जिक्र हो। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में बड़े ही उग्र तेवर योगी आदित्यनाथ के भी होते हैं। हमें लगता है एक क्षण के लिए जो तेवर इस दौर में देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब को लेकर रहे, सुन लीजिए छोटा सा हिस्सा। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना। शब्दों के बाण, उग्र तेवर, यह परिस्थिति देवेंद्र फडणवीस बड़े ही पारिवारिक परिस्थितियों के साथ राजनीति करने वाले जाने जाते रहे और बड़े ही नरम और कोमल शब्दों का इस्तेमाल करते। लेकिन इस दौर में चीजें बिगड़ रही हैं या बीजेपी और संघ के भीतर का घमासान उन्हें अपने कद को बढ़ाने की दिशा में ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि नई परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बने रहना दिल्ली से ज्यादा संघ पर टिका हुआ है, क्योंकि संघ ही योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हुआ।